नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वर्ल्ड आयुर्वेद सम्मेलन परेड ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है ये पूरा कार्यक्रम, और 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो के लिए 54 देशों से करीब 6000 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड आयुर्वेद सम्मेलन की खास बात यह रहने वाली है कि आम जनता को आयुर्वेद प्रणाली की निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड में पहली बार यह सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के साथ मिलकर इस सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के स्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। देश योग और आयुष की धरती है और यहाँ पर इस प्रकार का सम्मेलन निश्चित रूप से राज्य के साथ साथ पूरे आयुष पर विश्वास करने वाले, आयुष को हम लोगों ने देखा है कोरोना महामारी के समय में किस प्रकार से वो हम सब लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। एक मील का पत्थर यहाँ का ये सम्मेलन होगा, निश्चित रूप से एक बड़ा मंथन यहाँ पर होगा। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी के लिए एक अमृत का काम है। तो होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड मुख्यालय में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। आयोजित रैतिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ परेड की सलामी ली बल्कि परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा की स्मारिका पुस्तक का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान होमगार्ड्स के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। इसमें पुलिस जवानों और एसडीआरएफ की तरह ही होमगार्ड को भी प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया। परेड का निरीक्षण करने के लिए आ रहा था तो हमारे डीजी होमगार्ड डॉक्टर पीवी के प्रसाद जी मुझे बता रहे थे कि 1 2 3 टोलियां, तीनों ही टोलियां हमारी महिला जवानों की है। निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हमारा होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के रूप में बहुत ही सक्रियता से काम करता है। मैंने स्वयं देखा है कि होमगार्ड के जवान न कभी धूप की चिंता करते हैं, न बरसात से उनके हौसले पस्त होते हैं। वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम करते हैं। हमारे होमगार्ड जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने, यातायात नियंत्रित करने में अपनी सेवाएं देते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो, कांवड़ यात्रा हो, या अनेक अवसरों पर हमारे महानुभावों की जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों में और धार्मिक आयोजन हो, या अभी उद्घोषक यहां से कह रही थी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, G20 हो, और जहां भी व्यवस्था बनाने की बात होती है, उन सभी व्यवस्थाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न चुनावों को आयोजित करवाने में भी होमगार्ड्स के जवान नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। साथियों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जिस कारण हमें समय समय पर और हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये चुनौती हमारे समक्ष हर वर्ष खड़ी होती है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़ी है, आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और आप लोगों का एक ही मंत्र है, जहां कम वहां हम। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।
सीएम नावी ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की है। इस ऐतिहासिक निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इस फैसले के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का आभार और अभिनंदन। तो उत्तराखंड के लिए 4 नए केंद्रीय विद्यालय पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 4 केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड को मिले। ऐतिहासिक निर्णय है। देश में जिस तरीके से 85 केंद्रीय विद्यालय देने का कैबिनेट ने फैसला किया केंद्रीय, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भी 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे यहाँ एक बार फिर 4 विद्यालय मिलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी वही स्थान हम दोबारा प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हमें जो मिल रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री। तो रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सुभाष नगर में भू धसाव प्रभावित मकानों का जायजा लिया। सांसद बलूनी ने प्रभावितों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो वहीं कार्यकर्ताओं से भू धसाव प्रभावित बहुगुड़ा नगर की भी जानकारी ली। इस दौरान पीड़ितों ने कहा कि सभी लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य जगहों पर किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं और प्रभावित सरकार से मुआवजे के लिए अनुरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक अनिल नौचियाल, भूपाल रामचमचा, जिला अध्यक्ष रमेश मैखूरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी हरीश चमोली, नगर अध्यक्ष सुभाष चमोली और भी कई नेता मौजूद रहे। तो केदारनाथ उपचुनाव की जीत के बाद ऊखीमठ पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फिर ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में आयोजित पांडव नृत्य कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर पांडव नृत्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और ऊखीमठ में यह पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो कार्यकर्ताओं ने वहां पर मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया और पांडव नृत्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज इस अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे काम अभी भाई विजय राणा जी ने हमारे सामने यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में बताए। अनेक काम हम उसमें बहुत सारे शासनादेश कर चुके हैं, कई सारी घोषणाएं कर चुके हैं और ये अभी कुछ बहनें जब आ रहे थे यहाँ तो कुछ बारे में कह रही थी। वो सड़क भी हमारी प्रस्तावित है, कुछ वन विभाग के कारण से उसमें कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन जल्दी ही हम प्रयास करेंगे उस सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए। उन बहनों को जोर से कहना नहीं पड़ेगा, वैसे ही हम लोग कर देंगे। मैं उनको भी, अपनी बहनों को, उनको भी नमन करता हूं जिन्होंने मेरा स्वागत किया। बड़ा उनके अंदर उत्साह भी था, बड़ा अपनापन था। जो कह रही थी कि पहले सड़क भी बताओ, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जो भी उसमें व्यवधान है हम उसको जल्दी पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम हम पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं, चाहे वो आज केदार घाटी में, केदारनाथ विधानसभा में आई हुई आपदा के बाद अनेक निर्माण कार्यों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और ये पहला अवसर हुआ कि बड़ी आपदा आई थी 31 जुलाई की मध्य रात्रि को और उसके बाद अगले दिन ही मैं समेत सारे लोग, हम सब लोग आपके बीच में थे और लगातार हमने उन नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया।
उसी का परिणाम हुआ कि जो दूसरे चरण की हमारी यात्रा थी वो यात्रा जल्दी ही जो है शुरू हो पाई। और दूसरे चरण में काफी लोगों ने कहा मुझे कि हमारी यात्रा से में हमको काफी, जिस बात का ये था कि काफी हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, सब लोगों को उस नुकसान से कमी किससे जूझना नहीं पड़ा। मैं बाबा केदार को नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि अभी आपने आशा जी को भारी बहुमत से इस पूरे क्षेत्र से विजय बनाकर भेजा और एक रिकॉर्ड इस क्षेत्र से बनाया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितनी भी बातें, जो भी शासनादेश, जो भी घोषणाएं हमने इस क्षेत्र के लिए की हैं, उन सभी को हम धरातल पर उतारेंगे और अनिवार्य रूप से ये हमारा पूरा क्षेत्र, ये ऊखीमठ का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, विधानसभा हमारा पूरा केदारनाथ हो या विधानसभा हमारा रुद्रप्रयाग हो, ये हमारा पूरा जनपद आने वाले समय में एक आदर्श जनपद के रूप में जाना जाए, इस दिशा में हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। यहाँ पर एक साइंस सिटी का निर्माण हम जल्दी ही कर रहे हैं, वो 13 के 13 जिलों में हम कर रहे हैं। यहाँ का भी, रुद्रप्रयाग का भी हमारा उसका नंबर आ गया। इस पूरी घाटी में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो एक नवाचार करें, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, आज एक से एक अच्छे उत्पाद हमारी बहनें बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की बहनें बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण, अच्छी पैकेजिंग के साथ, अच्छी उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ लगातार जो उत्पाद बना रही हैं, आज उन उत्पादों की मांग पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर हो रही है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में इस साल चार धाम के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू की जा रही है और 16 दिसंबर से शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू भी हो जाएगी। श्रद्धालु चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। सीएम धामी आज ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन कर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की उन्होंने। दरअसल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का इस साल के लिए समापन हो चुका है, लेकिन इस साल से राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत यात्री चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए खुद सीएम धामी ने चारों धामों के शीतकालीन दौरे को लेकर योजना बनाई। ये चूंकि हम चाहते हैं कि 12 महीने हमारे राज्य के अंदर पर्यटक आए, हमारे तीर्थयात्री आए और हर प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका, मौसम का, यहाँ के पर्यावरण का उनको भी लाभ मिले और राज्य के जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी आर्थिकी चलती है, व्यवसाय चलता है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होम स्टे वाले, टैक्सी वाले, उन सभी को भी पूरे 12 महीने काम मिले, उसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं सभी विभाग सुनिश्चित कर रहे हैं। 10 तारीख को हम एक बृहद रूप से इस पर बैठक भी करने वाले हैं और मैं भी आज स्वयं रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र से इसकी एक तरह से शुरुआत करने जा रहा हूं कि मैं रात्रि प्रवास वहीं करूंगा और मेरा अन्य लोगों से भी इसी प्रकार का अनुरोध है कि हमारे सभी लोग निश्चित रूप से हमारे जो स्थान हैं, जो प्रवास के स्थान हैं, उन स्थानों का प्रवास करें। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने देवाल विकासखंड के सवाड़ गांव पहुंचकर 17वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया। सांसद बलूनी ने सैन्य स्मृति स्थल पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दीप प्रज्वलित कर अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया। अमर शहीद मेले के अध्यक्ष आलम सिंह बिष्ट ने गढ़वाल सांसद का स्वागत करते हुए अमर शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ ही सवाड़ गांव को गोद लेने और सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के संचालन की मांग करते हुए मांग पत्र सांसद बलूनी को सौंपा। तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने संबोधन में यह कहा कि सवाड़ वीरों की भूमि है और यहाँ के वीर सैनिकों ने जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना पराक्रम दिखाया है, वो सराहनीय है। सांसद बलूनी ने सवाड़ की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि सवाड़ की समस्या अब अनिल बलूनी की समस्या है। उन्होंने कहा कि सवाड़ में जल्द से जल्द केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही सवाड़ में संग्रहालय के विस्तार के लिए सांसद बलूनी ने 10 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं तराली विधायक भूपाल राम चमचा ने मेले में आयोजन के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की।
इस मेले को आज 17वां मेला है और 17 साल से इस मेले को चला रहे हैं और केवल अपने संसाधन से ही इस मेले को चलाते हैं। कभी कभार विधायक लोग दे देते हैं, 1-8 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन इस मेले का जो खर्चा आता है करीब 7-8 लाख की फिर आता है। लेकिन हम गांव वाले अपने संसाधन से ही ये खर्चा को जोड़ते हैं और इसी खर्चे में काम करते हैं। और इस गाँव वालों ने इस गाँव का जो श्रेणी इतिहास है कि प्रथम विश्व युद्ध में इस गांव के 22 आदमी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में इस गांव के 38 आदमी थे और पेशावर कांड में इस गांव के 14 आदमी थे। और आज ये कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में जो स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं उसमें इस गांव के 18 आदमी हैं और बांग्लादेश में इस गांव के 28 थे जिसमें से एक शहीद हुए और ब्लू स्टार में 26 थे जिसमें से एक शहीद हुए और कारगिल में इस गांव के रह गए। इस गांव की बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी इस गांव के 128 सेनारत में सैनिक है और इस गांव का एक इतिहास है और अपने आप में ये गांव एक वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ हो, इसके लिए भी सरकार और शासन अपने लेवल पर तैयारी कर रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो शहरी विकास विभाग निकाय चुनाव के लिए तैयार है और चुनावों को संपन्न कराने के लिए अपने स्तर पर तैयारी भी की जा चुकी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका निजी मत यह है कि दोनों चुनाव एक साथ हों, क्योंकि दो बार निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने से विकास के कार्य न रुकने पाए और इसलिए अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो बार बार का चुनावी खर्चा भी बचेगा और विकास कार्य भी समय समय पर संपन्न होगा। कांग्रेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहना है कि ऐसा कौन सा चुनाव है जो कांग्रेस यहाँ पे जीती है। लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, अब हमारा केदारनाथ का चुनाव हो और अब हमारा जो ये चुनाव सामने है, इसमें भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से तैयारी हमारे संगठन की है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, इधर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय धामी जी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश वासियों के हित के लिए काम किए हैं, तो हम लोग तो एक ही बात कह सकते हैं कि अब चुनाव जब सामने होगा तो उनको पता चल जाएगा वो कितने पानी में और हम कितने पानी में। जहाँ तक आपने निकाय चुनाव और हमारे पंचायत चुनाव एक साथ कराने की बात है, देखिए हम लोग अपनी तैयारी में हैं, यानी निकाय चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत इच्छा तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हों, क्योंकि इससे जहां आचार संहिता एक बार लगेगी विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। उससे बड़ी बात एक और भी है कि कुछ मतदाता ऐसे हैं जो गांव में भी उनके वोट हैं और शहर में भी हैं। ऐसे में यदि दो अलग अलग चुनाव होते हैं तो लोग इसका अनैतिक लाभ उठाते हैं। उससे तो दून वासियों को जल्द सहारनपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से निजात मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के नए आड़त बाजार के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और नए आड़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और मई 2025 तक सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए गए। आप जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आड़त बाजार स्थित है और आड़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहां काम जारी है। वहां पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहां पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहां पे टॉयलेट्स और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी एमडीडी के द्वारा चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वहां निर्देशित भी किया कि वहां गुणवत्ता से और समय से पूरा हो। और उसके बाद चूंकि वहां पे हम लोगों ने जो हमारे 300 कुछ व्यापारी हैं, जिन लोगों ने स्थान के बदले स्थान या जो भी उनके हमारी आपस में बातचीत हुई है, उसके आधार पर फिर हम उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पहले
तो हल्द्वानी नगर में 24 घंटे जलापूर्ति की योजना को लेकर जल निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। पेयजल निर्माण निगम अभियंता अशोक कटारिया के अनुसार मुख्यमंत्री के हाल के हल्द्वानी दौरे पर इस योजना की घोषणा की गई थी और इसके तहत विभाग ने 178 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी है। योजना के तहत हल्द्वानी नगर निगम के सभी 33 वार्डों में 24 घंटे जलापूर्ति की जाएगी। योजना के पूरा होने के बाद नगरवासियों ने जलापूर्ति के लिए फीस वसूली की जाएगी और इसके लिए मीटर भी लगाए जाएंगे। जल निगम की ये योजना शहरवासियों को बेहतर जल आपूर्ति सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे लोगों को हर समय स्वच्छ पानी मिल सके। मैंने बताया कि अभी विगत कुछ दिनों पूर्व सीएम सर ने हल्द्वानी एचएन इंटर कॉलेज में घोषणा करी 24 घंटे जलापूर्ति हेतु योजना का निर्माण किया जाएगा। तो उसी के अनुपालन में हमने इसकी डीपीआर बनाकर अपने आगे मुख्यालय चीफ और ये हमारा जो फिल्टर प्लांट शीश महल का है उसका सेकंड फेज है। एक तरीके से पहले शीश महल फिल्टर प्लांट वाले प्रोजेक्ट में हम लोग जलापूर्ति 24 घंटे करने हेतु मीटरिंग व्यवस्था के साथ ये पूरा प्लान है पुराने नगर निगम के लिए। इसी पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए यूएसडीए के द्वारा इस समय नए क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।